बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहताब अली। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट मेट्रिक का, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू कर देते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दो किस्म होते हैं या दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिन रिएक्शनों में क्या हो कि रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन, या ऐसे समझे कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, इसे कहा जाता है, जहाँ इससे समझेंगे इज नॉन इरिवर्सिबल। ठीक, जैसे कि हम इस मार्कर को कोई आग लगा दें। जब आग लगेगी तो क्या होगा, इस मार्कर को, ये मार्कर राख में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर वापसी मार्कर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शनों को हम कह देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जो वापसी ना आए, ठीक है, जो रिएक्शन वापसी नहीं आते, उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर टू, रिएक्शन का टाइप है जिसे कह देते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। The reaction in which product या reactant convert in product, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट कन्वर्ट इन रिएक्टेंट। both sides are equal dynamic forces, और इनकी कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोनों का। तो रिएक्शन नंबर वन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से, कुछ यूं। ठीक है, रिएक्शन नंबर वन को या ऐसे समझें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये तरीका है कि इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ यूं डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों रिएक्शन को कुछ यूं जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में आता है। और इक्विलिब्रियम खुद क्या है? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हम कहेंगे, जैसे कि मिसाल ले लेते हैं, फिजिक्स का कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। किसी ऐसी रिंग में कोई बॉल उठा देते हैं हम और उसको किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं। यहाँ से कोई बॉल है जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, इस पोजीशन को कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशन होगी इसको हम कह देते हैं मीन पोजीशन या ओरिजिन पोजीशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वो शुरू होता है। हम जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये बॉल क्या होगा, इसी किसी दायरे में कंटिन्यूसली घूम घूम के फिर वापसी आता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज़ चाहती है कि मैं इक्विलिब्रियम में रहूं और हर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है। तो केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है वो भी जो है 95% ऐसे रिएक्शन है
जो इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करते हैं या इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो हम जो अभी पढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है हमारा वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक जो लफ्ज है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो डायनामिक लफ्ज है वो लिया गया है डायनेमी से, डायनेमिक, और इसका मकसद है पावर या मोशन, पावर एंड मोशन भी कह देते हैं इसे। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ कोई कंटेनर ले लेता हूँ, जिस कंटेनर को हम नीचे से कोई ना कोई हीट कर देते हैं और इस कंटेनर के ऊपर कोई ना कोई पिस्टन रख देते हैं, कुछ यूं। ठीक, और यहाँ कोई पिस्टन रख देते हैं, ओके, और इसमें कोई वाटर या कोई लिक्विड फिल कर देते हैं। जब यहाँ से हम इसको हीट देंगे तो यहाँ वाले जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हीट करके ऊपर जाके सरफेस पे जाएंगे और सरफेस से एवापोरेट होके इकेप्स कर जाएंगे या भाग जाएंगे, वो ऊपर जाके पिस्टन के साथ ऐसे चिपके होते हैं। जितने मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर जाए, ऐसे समझें कि 50 मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर जाते हैं और 50 मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं, ऐसे रिएक्शनों को हम कह देते हैं जो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन। डायनामिकली इक्विलिब्रियम क्यों कह देते हैं, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं उतनी ही तेजी से मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, या ऐसे समझें कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने वहाँ जा रहे हैं प्रोडक्ट बनने रिएक्टेंट से, और उतने ही वापसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे हैं, उसे कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसे कह देते हैं हम इक्विलिब्रियम। सो लफ्जों में यहाँ लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोशन आर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड इक्वल, जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के तरफ जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के तरफ आएंगे, तो उसे कहेंगे हम ये इक्विलिब्रियम है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे आएंगे लॉ ऑफ मास इक्वेशन। मास इक्वेशन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डबर्ग। इन्होंने ये एक इक्वेशन दी थी, या ऐसे समझे कि एक लॉ दिया था, जिस लॉ में कंसंट्रेशन का यूनिट फाइंड करने के लिए एक तरीका था, या ऐसे समझें कि इक्विलिब्रियम का यूनिट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ लिख देते हैं यूज ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के यूनिट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2CO2। ये जो आगे लिखा हुआ है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, किसी के यहाँ हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और यहाँ मैं दूसरा यहाँ लिख देता हूँ 3H2O, तो हम कहेंगे कि 3 मॉलिक्यूल हैं किसी के वाटर के। तो कोएफिशिएंट हमें क्या बताएगा? कोएफिशिएंट हमें बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी एटम, किसी भी जो है मॉलिक्यूल के। और ये जो आगे लगा है इसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट ऐसे समझें कि रेशियो ऑफ एटम्स बताता है। रेशियो ऑफ एटम्स
किसी के कितने एटम हैं किसी के अंदर, इसी को सब्सक्रिप्ट बताता है। ओके, आफ्टर दैट लॉ ऑफ मास एक्शन इसी ही बेसिस पे दिया गया है, कोएफिशिएंट एंड जो है सब्सक्रिप्ट पे। ओके, आफ्टर दैट जैसे कि कोई इक्वेशन है, जैसे a प्लस बी, तो आगे बनेगा c प्लस डी। कॉमन कोई एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1 ये है कि हम कह देते हैं इस मार्कर को हम कह देते हैं a, और b जो हम इसको आग लगाते हैं। जो आग लगाएंगे उसे b कहेंगे। तो जो तीसरी चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, वो इसकी राख, जिसे हम c कह देते हैं, और इसी से कोई धुआं उठेगा, उस धुएं को हम कह देते हैं d। ओके, इसी को हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे ही किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने यूज़ किया था। a प्लस बी जो है इजिकल आगे जो आ रहा है c प्लस डी। ओके, तो इनके आगे इन्होंने लगा दिया था a छोटी a, b स्मॉल b, c स्मॉल c एंड स्मॉल d, और इसे कहा जाता है बेस। कोई भी जो आगे चीज़ लगी होती है उसे कहा जाता है बेस। और जो इक्विलिब्रियम है उसको डोनेट करने के लिए हम या रिप्रेजेंट करने के लिए कैसी यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट। ठीक है, कैसी रिप्रेजेंट के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, या इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की निशानी है ये। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट है इसे कहा जाता है रिएक्टेंट। ये रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट है उसे लिख देते हैं हम प्रोडक्ट की जगह, और जो रिएक्टेंट है उसे हम लिख देते हैं रिएक्टेंट की जगह। यहाँ लिख देते हैं Kc, और ये जो C एंड D ये कंसीडर्ड होगा प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट की जगह लिख देते हैं C प्लस D। और ये जो B है, सॉरी C, ये स्मॉल जो C लिखी हुई है इसे हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, क्योंकि लॉगरिथम का रूल है जो चीज़ बेस में लिखी होगी उसे आप जो लॉगरिथम में जाके लिखेंगे तो फिर एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी डी अपॉन जो यहाँ है हमारा रिएक्टेंट में कौन से हैं, ए प्लस बी, और इनके जो आगे लिखा हुआ है बेस स्मॉल ए ऊपर लिखेंगे ए के अंदर, और जो ये बी है ये बी के ऊपर लिखेंगे। ओके, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन। हम इसे यूज करेंगे या यूज करते हैं यूनिट को फाइंड करने के